7 जून 1981 ये इतवार का दिन था। 3 बजे से पहर लोग हस्बे मामूल इसराइल की बंदरगाह इलाद के किनारे समंदर में नहा रहे थे और समंदर से उठने वाली लहरों से लुत्फानंदोज हो रहे थे कि यकायक आसमान की वस्तों में कुछ F-15 और कुछ F-16 त्यारे नमूदार हुए, जिनकी तादाद को सही तौर पर गिना नहीं जा सकता था। वहाँ पर मौजूद सभी लोग अंदाजा लगा रहे थे कि ये इसराइल की फजाइया की मामूल की मशकें हैं। ये सोचकर सभी लोग फिर समंदर की लहरों से लुत्फानंदोज होने में मशगूल हो गए। ठीक शाम 7 बजे दुनिया के मीडिया पर एक तूफान बरपा हुआ कि इसराइल ने बगदाद से 36 किलोमीटर जनूब में फ्रांस की मदद से जेरे तामीर एटमी रिएक्टर तबाह करके रख दिया है। ये एटमी रिएक्टर औसरिक के मुकाम पर वाक़या था और दुनिया में किसी भी मुल्क की एटमी तनसीबात पर होने वाला ये पहला बाकायदा हमला था। इस हमले की मनसूबाबंदी नहायत ही जहानत, चापकदस्ती और आइंदा सालों में इसराइल के वजूद को दरपेश आने वाले खतरात को मद्देनजर रखकर की गई थी। यहाँ पर इन अमूमी हालात का जिक्र करना दिलचस्पी से खाली ना होगा कि जिन हालात के तहत इराक ने अपना एटमी प्रोग्राम शुरू किया। इराक के सदर सद्दाम हुसैन शुरू ही से अरब नेशनलिज्म के पुरजोर हामी थे और पूरी अरब दुनिया की नुमाइंदगी करने की ख्वाहिश हमेशा उनकी तरजीह रही। इस अज़म की तकमील के लिए वो दूसरे अरब मुल्कों पर न सिर्फ सबकत ले जाना चाहते थे बल्कि पूरी अरब दुनिया पर हुक्मरानी उनकी दरीना ख्वाहिश थी। कुवैत पर हमला और ईरान इराक जंग इसी हुक्मरानी की तकमील की कड़ियाँ थीं। इन सब ख्वाहिशों और ख्वाबों की ताबीर एटमी टेक्नोलॉजी के हसूल में छुपी थी। इसराइल जो कि शुरू से अमेरिका का एक गुमाश्ता और एक गुंडा रियासत के तौर पर उभर रहा था, अपने इर्द गिर्द के माहौल और होने वाली पेशरफ्त पर कड़ी निगाह रखे हुए था। वो जानता था कि पूरी अरब दुनिया में एक वाहिद मुल्क इराक है जो कि इसके वजूद के लिए खतरा हो सकता है और फिर इराक का एटमी टेक्नोलॉजी के हसूल में कदम रखना इसराइल को एक आंख न बाता था। इसराइल ने इस चीज की मनसूबाबंदी करना शुरू कर दी कि इससे पहले कि इराक इसराइल के वजूद के लिए एक बड़ा खतरा बन जाए, इसको इसके आगाज ही में नेस्तो नबूद कर दिया जाए। इसराइल ने इस सारे मंसूबे की तकमील के लिए एक ऐसे वक्त का इंतखाब किया जब इराक एटमी टेक्नोलॉजी के हसूल की दहलीज पर पहुंच चुका। एटमी रिएक्टर तबाह हो गया। रेडियो तल अबीब और टेलीविजन ने इसराइल की इंतजामिया की तरफ से बखुशी ऐलान किया कि हमने इराक का एटमी रिएक्टर तबाह कर दिया है और हमारे तमाम तैयारे अपने मिशन की तकमील के बाद बहिफाजत अपने हवाई अड्डों पर वापस आ चुके हैं। फ्रांस के साथ मुआहदा के बाद इसराइल ने हर तरफ से फ्रांस पर दबाव डाला कि वो इराक के साथ किए गए एटमी टेक्नोलॉजी के हसूल के मुआहदे को मनसूख कर दे। मगर जब इसराइल ने ये महसूस किया कि फ्रांस इराक से किए हुए मुआहदा से किसी तौर पर भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, तो उसने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद के जरिया से कई बार कोशिश की कि मशहद को अपने जाल में फंसा कर अपना हमनवा बना लिया और यूं इराकी एटमी टेक्नोलॉजी के हसूल की कोशिशों को सबूताज कर दिया जाए। जब इसराइली खुफिया एजेंसी की तमाम तर कोशिशें बराबर न हुई तो इनके सामने अब इसके सिवा कोई चारा कार न रह गया कि इराकी साइंसदान याह्या अल-मशहद को रास्ते से हटा दिया जाए। याह्या अल-मशहद हुकूमत फ्रांस से एटमी टेक्नोलॉजी के हसूल की गरज से बातचीत के लिए फ्रांस के एक होटल में मुकीम था। रात के वक्त इसराइली खुफिया एजेंसी के एजेंटों ने होटल में दाखिल होकर याह्या अल-मशहद को सर में लोहे की सलाखें और हथौड़े मारकर अब्दी नींद सुला दिया। कुछ दिनों के बाद याह्या अल-मशहद की लाश नहायत ही मखदूश हालत में होटल के कमरा से बरामद हुई। इसराइल किसी तौर पर यह नहीं चाहता था कि कोई भी इस्लामी मुल्क एटमी टेक्नोलॉजी के हसूल में कामयाब होकर इसराइली आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए खतरा बन जाए। हालिया दिनों में इसराइली वज़ीर आज़म ने अपने एक टेलीविजन इंटरव्यू में इस बात का आदा किया है कि वो किसी कीमत पर ईरान को एटमी टेक्नोलॉजी हासिल करने नहीं देगा। इसराइली वज़ीर आज़म का ये दावा कि वो ईरान को एटमी टेक्नोलॉजी के हसूल की कोशिशों में कभी कामयाब नहीं होने देगा, बगैर किसी वाक़ती सबूत और मौजूद शहादतों की अदम दस्तयाबी के साथ किया गया है। इसराइल खुद एक ऐसा मुल्क है जिसने ना तो जोहरी अदम फैलाव के मुआहदा पर दस्तखत किए हुए हैं और अपने आका अमेरिका की पुष्ट पनाही और ईमान पर हर तरह के जोहरी असला पर दस्तरस हासिल कर चुका है, जो कि मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। ईरान के खिलाफ इसराइल तवातर के साथ प्रोपेगेंडा कर रहा है कि ईरान जोहरी असलहा बनाने के करीब पहुंच चुका है और 2 साल में ईरान एक बड़ी जोहरी कुव्वत बनकर उभरने वाला है। यूं तो इसराइल की आलमी गुंडागर्दी की एक लंबी तफसील है, मगर अप्रैल 1979 में फ्रांस की नेवल बंदरगाह पर गोताखोर कमांडोज के जरिया फ्रांस के बनाए हुए एटमी रिएक्टर को तबाह करने
करना जो कि इराक के लिए एक कंटेनर के जरिए से रवाना होने वाला था। 1977 में एटमी बम से भरे हुए एक कार्गो जहाज को अगवा करना जो कि वेस्ट जर्मनी से इटली के लिए रवाना हुआ था। आए दिन फलस्तीनियों पर मजालिम और खून की होली खेलना इसराइल का मामूल बन चुका है। 31 मई 2010 ईद की सुबह 4 बजे गजा के साहिल के करीब इसराइली कमांडोज ने हेलीकॉप्टरों की मदद से अमदादी कश्तियों के काफिले फ्रीडम फ्लोटिला पर, जिसमें 40 मालिक के अफराद सवार थे, हमला करके 20 अफराद को हलाक कर दिया। ये काफिला फलस्तीनियों के लिए अमदादी सामान लेकर जा रहा था। पूरी दुनिया में इसराइल पर तनकीद हो रही है और इसके जुल्मों बर्बरियत को हर जगह नफरत व हकारत से देखा जा रहा है, मगर इसराइल है कि किसी भी आलमी दबाव को खातर में नहीं लाता और अपने आका अमेरिका के इमा पर हर किस्म की गुंडागर्दी को अपना जायज हक समझता है, जिसके सामने अक़वाम मुत्तहिदा की मजम्मती करारदादों की हैसियत कागज के मामूली पुर्जों से ज्यादा नहीं। आज इस आलमी गुंडे और अमेरिका के गुमाश्ते को कोई चीज इसकी गुंडागर्दी जुल्म व बर्बरियत से बाज रख सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का इत्तेहाद और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने में पोशीदा है।